Let we finish the job. या हम कहें let us finish the job. It is she who cooked the food. या फिर it is her who cooked the food. This is between you and I. या हमें कहना चाहिए this is between you and me. Are these books yours? या हम कहें are these books yours? ऐसे क्वेश्चंस, डाउट्स और कंफ्यूजन का होना लाजमी है अगर हमें प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स के बारे में ना पता हो। इसीलिए इस लेसन में हम फोकस करेंगे उन इम्पॉर्टेंट रूल्स पर जिनसे हम प्रोनाउंस को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन को और बेटर और इफ़ेक्टिव बना सकें। हमने अभी तक 10 प्रकार के प्रोनाउंस को डिस्कस कर लिया है पिछले कुछ लेसन्स में। अगर आप उन लेसन्स को देखना चाहते हैं, प्रोनाउंस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको फॉलो कर प्रोनाउंस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड रूल्स के साथ। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस, इन तीनों में से किसी भी रूप में आपको पर्सनल प्रोनाउंस नज़र आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। आइए एक चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इनमें आने वाले प्रोनाउंस और उनके डिफरेंट केसेस को हम स्टडी करेंगे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ते जाएंगे। आई, वी, ही, शी और दे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, यानी ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और इनके बाद हमेशा एक वर्ब होगा। ये कभी भी अकेले नहीं दिखेंगे, इनके बाद हमेशा आपको एक वर्ब नज़र आएगा। जबकि मी, अस, हिम, हर और देम ऑब्जेक्टिव केस है इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस का, यानी ये किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना होगा कि इनसे पहले हमेशा या कोई वर्ब आएगा या फिर प्रपोजिशन। इन सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को आप सब्जेक्ट बनाने की भूल ना करें, हमेशा इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज़ करें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर समझ सकें। I party with them at weekends. We will join her for dinner tonight. Does he know me? They have promised to help us. इन सभी सेंटेंसेस में I, we, he और they सब्जेक्टिव केस में हैं और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जबकि them, her, me and us ऑब्जेक्टिव केस में हैं और सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। You और it ऐसे दो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती जब हम इन्हें ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप इनको देखेंगे एज अ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ही सेम आपको नज़र आएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। You are a good student. Everybody praises you. I bought a book. It was costly. I didn't find it interesting. प्रपोजिशंस के बाद जो हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। इनके बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने की गलती ना करें। ऐसे ही वर्ब लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस आते हैं। आइए इन दो रूल्स को रजिस्टर कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। Are you coming with us? This is between you and me. I gave the work to her. All the focus is on them. आइए अब वर्ब लेट से कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। Let me read you a story. Let them play in the garden. Let us go for a walk. Let him speak. जब इट किसी सेंटेंस में एज ए डमी सब्जेक्ट एक्ट करता है तो वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या हम इसके बाद प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव केस में रखें या फिर ऑब्जेक्टिव, यानी हम कहें इट इज़ आई, ही, शी या फिर इट इज़ मी, हिम और हर। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जब हम
फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई रिटन स्पीच और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें डमी सब्जेक्ट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन बोलचाल की भाषा में यानी स्पोकन इंग्लिश में आजकल प्रचलन चल चुका है कि ऑब्जेक्टिव केस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में बोलते समय ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ध्यान रखिए कि इसके बाद इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। It is he who helped the poor lady. It is I who gifted a necklace to Martha. It is they who visited us last week. It is we who want to go on holiday. निर्जीव वस्तुओं यानी नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा हम इट का इस्तेमाल छोटे बच्चों और एनिमल्स को रेफ़र करने के लिए भी कर सकते हैं जब हम उनके जेंडर पे फोकस नहीं करना चाहते, हम नहीं बताना चाहते कि वो मेल है या फिर फीमेल। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Look at the small baby. It is playing peekaboo with me. When I saw the baby, it was smiling. Where have you kept the baby? It is in the crib. The baby is crying. I think it needs a diaper change. I love my dog and cannot live without it. Be careful of the snake. It seems venomous. She has a dark brown horse. It runs very fast. Look at the kitten. It looks so adorable. प्रोनाउन इट को हम यूज़ कर सकते हैं रेफ़र करने के लिए उन फैक्ट, इवेंट और सिचुएशंस के लिए जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Steve does all household chores and he knows it. यहाँ प्रोनाउन इट रेफ़र कर रहा है उस फैक्ट को जो हम पहले बता चुके हैं कि स्टीव does all household chores. Stella made my bed. It saved my time. इस सेंटेंस में इट रेफर कर रहा है स्टेला मेड माई बेड, जो हम पिछले सेंटेंस में बता चुके हैं। द आर्मी हैज़ बीन कॉल्ड इन. इट इज़ मेकिंग द पीपल नर्वस. और इस सेंटेंस में इट रेफर कर रहा है आर्मी को बुलाने के इवेंट को। माई बैग वॉज स्टोलन. इट टोटली ruined माई डे. और आखिरी सेंटेंस में इट रेफर कर रहा है उस इवेंट को जिसमें माई बैग वॉज स्टोलन। जब हमें किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेसिस डालना हो तो ऐसे में हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज स्टीव हु मेड द पेंटिंग. इट इज दे हु क्योर्ड मी ऑफ माई इलनेस. It is Paris that they visited, not London. It is I who gave the presentation. It का इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं, स्पेशली जब हम फ़ोन पर हो या फिर हम किसी जगह को विजिट कर रहे हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Who's on the phone? It's your friend Stella. May I know who's there? Hi, it's Peter here. Was it Dave who organized the party for all of us? अगर आपको टाइम, डेट, डिस्टेंस, वेदर और टेम्परेचर के बारे में बात करनी हो तो आप सेंटेंस को इट से शुरू कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। It's quite hot today. It's already 10 o'clock. It's minus 10 degrees Celsius outside. Stay indoors. It's 50 kilometers to the office. It has been raining since yesterday. Mine, ours, yours, his, hers और theirs ये possessive pronouns हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं possession बताने के लिए, यानी कोई चीज़ किसी को belong करती है। एक बात का ख्याल रखिए कि ये हमेशा अकेले आते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। These books are yours.
Where are theirs? My uncle is in the park. I haven't seen hers. Steve can sell his car, but not mine. This house is ours. Myself, ourselves, yourself, yourselves, herself, himself and themselves. ये सभी रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि इनका डुअल रोल है तो इसलिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम दो रूल्स को याद रखेंगे। सबसे पहले, ये प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ होते हैं जब फोकस होता है सब्जेक्ट पे जिसने एक्शन लेना हो और वही उस एक्शन को रिसीव करे, यानी डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम होगा, यानी सब्जेक्ट। लेकिन एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के साथ ये नहीं है। ये कोई एक्शन को रिसीव नहीं करते, ना ही ये एक्शन देते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये किसी भी वर्ड सेंटेंस में किसी भी वर्ड पर फोकस कर सकते हैं और एम्फसिस ले करते हैं। आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I injured myself while playing football. We enjoyed ourselves at the party. They blamed themselves for the poor show. Stella looked at herself in the mirror. इन सभी सेंटेंसेस में डूअर ही एक्शन को रिसीव कर रहा है। आइए अब देख लेते हैं कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस कैसे काम करते हैं। I washed the clothes myself. I complained to Stella herself. We have to finish the work today itself. The meeting is in the office itself. पहले सेंटेंस में फोकस सब्जेक्ट आई पर है। Myself एम्फसिस दे रहा है कि कपड़े किसी और ने नहीं, मैंने धोए। दूसरे सेंटेंस में फोकस ऑब्जेक्ट स्टेला पर है। हरसेल्फ से पता चलता है कि कंप्लेंट किसी और को नहीं बल्कि स्टेला को ही की गई। तीसरे सेंटेंस में फोकस टाइम पर है। इटसेल्फ एम्फसिस दे रहा है कि काम आज ही करना होगा। और आखिरी सेंटेंस में फोकस प्लेस पर है कि मीटिंग ऑफिस में ही है और कहीं नहीं। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप जो आज मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट रूल शेयर किए वो आपको पसंद आए होंगे। इन रूल्स के सहारे आप प्रोनाउंस को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। लेकिन अभी हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। अगले लेसन में हम फोकस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। अगर आप प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 प्रोनाउंस को 10 प्रकार के प्रोनाउंस को बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। अगर आप उन लेसन्स को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमने दिया है उसको फॉलो करके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। साथ में आप इनलाइवन इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर अवेलेबल हैं पीडीएफ्स, लेसन, कोर्सेज और ग्रामर टिप्स, टेस्ट और बहुत कुछ। यहाँ पर आपको वो सब मिलेगा ग्रामर से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं। मैं अगले लेसन में आपके साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।